नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने तिल अवीव, हाइफा और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल के साहिली शहर है वहां पर जो सबसे बड़ी इजराइल की बेसेस हैं उनको निशाना बना दिया है। यूं कहिए कि इजराइल की जो रीढ़ की हड्डी उनकी अस्करी पार है, उन बेसेस को, उन मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। हाईटेक वेपन्स, क्वालिटेटिव मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के अंदर भेजे गए हैं और इतनी हजीमत इजराइल को उठाना पड़ी है कि ना ही इजरायली एयर डिफेंस और ना ही इजरायली फिजाइया इन ड्रोन्स और मिसाइलों को रोक सकी है। और एक एक बेस के अंदर जाकर मिसाइल और ड्रोन्स टकराए हैं और वहां पर बड़ी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। और ये सारी वो बेसेस हैं जहां से बैठकर इजराइल अपनी जंग को जो है वो मैनेज कर रहा है। यानी जो नंबर 1 बेसिस, जिसका मतलब वो कैटेगरी जो नंबर 1 बेसिस की है, उन बेसिस को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया। बहुत बड़ी कामयाबी, हिजबुल्लाह की एक नई सलाहियतों का, हिजबुल्लाह की नई पावर का मुजाहरा कि हिजबुल्लाह इजराइल में बहुत बड़े हमले तो कर रही थी, लेकिन क्या उन बेसिस को निशाना बनाया जा सकता था जिनको आज तक नहीं बनाया गया, जो इजराइल की बैकबोन और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। और अगर उनको निशाना बना दिया जाए तो वो इजराइल का मतलब इख्तिताम को और तेज कर देगा। तो उन बेसिस को भी आज हिजबुल्लाह ने हिट करके दिखा दिया है। पूरी तरह से समझ लें कि इजराइल की अस्करी पावर को हिला के रख दिया गया है। 7 अक्टूबर से पहले कोई करीब तर भी नहीं था इजराइल की अस्करी पावर के, लेकिन अब उनकी जो अस्करी पावर है उसको पूरी तरह से चैलेंज करके रख दिया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। दुनिया को हैरान कर दिया इस हमले ने जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने करके दिखाया। यानी पूरा जराए, पूरे रिसोर्सेज, पूरा एयर डिफेंस, पूरी फिजाइया जिन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के पर लगी हुई थी उनको हिट करके जो है वो दिखाया गया। मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स के अंदर गए हैं। साथ हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम की पहली स्पीच हुई है, सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने के बाद पहली स्पीच हुई है, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कॉन्फिडेंस और जो बातें उन्होंने की हैं वो इन हमलों से भी बहुत बड़ी। उन्होंने कहा, 2 टोक उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा जी विक्ट्री हमारी होगी, और फ्रंट लाइन के ऊपर किस तरह से लड़ा जा रहा है, किस तरह की कुर्बानियां दी जा रही हैं। और जैसे 2006 में और 80s के अंदर हमने हराया था इसराइल को, वैसे ही हम हराएंगे। तो जो उनकी स्पीच हुई है और एक एक जुमला उनका मतलब वो कमाल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हमलों की वो शिद्दत है, उनकी वो एक्यूरेसी है, वो तबाही है और इजराइल की वो जिल्लत है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है कि इजराइल को इतनी हजीमत, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी हो, इतनी मुंह की खाना पड़ी हो, इतने तकब्बुर के साथ उन्होंने कुछ शुरू किया हो और उसका ये अंजाम हुआ हो। इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वैसे उनकी तारीख बहुत सारे वाकयात से भरी पड़ी है जहां पर उनके तकब्बुर को रेजिस्टेंस नहीं हमेशा खाक के अंदर मिलाया है, लेकिन यहां पर तो फिर सबसे बड़ा यह मामला हो गया। इस वक्त जो हमले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, नाज़रीन, इसको 13 महीनों की जंग के सबसे बड़े हम हमले कहेंगे, क्योंकि हम ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। हर रोज एक नया दिन है, नई एस्केलेशन है, नए हमले हैं, तो बात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब देखें ना, इजराइल में अभी तक सारे टारगेट्स तो हिट नहीं हुए, तो इसलिए इस वक्त जो हमले हुए हैं वो सबसे बड़े हमले हैं। और एडवांस मिसाइलों के साथ, हाईटेक वेपन्स के साथ, क्वालिटेटिव मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है। हाईटेक जो ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन जिसका ना अमेरिका के पास कोई इलाज है, ना इजराइल के पास कोई इलाज है, और ना बरतानिया और बाकियों के पास कोई इलाज है। कोई एयर डिफेंस, कोई F-35 त्यारा इन ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहा है। और $5.2 बिलियन इन ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका ने फौरी तौर पर जारी किए। लेकिन ये ड्रोन्स इजराइल के परखच्चे उड़ा गए, इजराइल की धज्जियां उड़ा गए हैं ये वाले ड्रोन्स। इन्होंने इजराइल को देखें, उनकी सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, वो तो सारा साथ है ही है। जो अस्करी पावर है उनकी, वो तो सिर्फ इन ड्रोन्स की मार है। ये इस वक्त दुनिया के सामने आया, जो 7 अक्टूबर से पहले दुनिया को पता नहीं था। इवन इस 1 महीने से पहले भी दुनिया को पता नहीं था कि अच्छा हिजबुल्लाह के ड्रोन्स है वो ये कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हाइफा के साथ सारे शहर जो तिल अवीव के दरमियान आते हैं और तिल अवीव तक, इन शहरों के ऊपर हमला हुआ है। और यहां पर जो इजराइल की सबसे प्रोटेक्टेड और सबसे हसास, जहां पर इजराइल की टॉप लीडरशिप बैठती है, उन बेसिस को कामयाबी के साथ निशाना बना दिया गया और इजराइल मजीद एक्सपोज हुआ है अपनी ताकत के हवाले से। और यहां पर मिलियंस ऑफ इजरायलीज जो हैं वो शेल्टर्स के अंदर गए हैं। हिजबुल्लाह 2 तरह के हमले कर रही है। एक वो कम एक्यूरेसी वाले रैंडम हमले करती है, दर्जनों सैकड़ों मिसाइल फायर करती है, बहुत बड़ा नुकसान वो भी जाकर पहुंचाते हैं। लेकिन
जो उसके नंबर 1 अटैक्स होते हैं अभी तक की जंग में जो हमने देखे, उनमें नंबर 1 अटैक्स वो हैं जिसमें वो बहुत कम तादाद के अंदर हाई प्रेसिजन वेपन्स जब वो फायर करते हैं। और इसराइल को सबसे ज्यादा डर इन हाई प्रेसिजन वेपन्स का है, क्योंकि यही हाई प्रेसिजन वेपन नेतन्याहू को भी निशाना बना सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को हिट कर सकते हैं और किसी भी बेस के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। जंग के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं वो मिलिट्री साइट्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स वही होते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया करने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। तो जहां से जंग मैनेज की जा रही है वहां उन बेसिस के अंदर ये हाई टेक वेपन्स है, वो खासकर ड्रोन्स, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये दरमियान में हिजबुल्लाह जो है ऑपरेशन कर रही है। तो इससे पहले जो सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक हिजबुल्लाह ने सर अंजाम दिया है वो साउथ ऑफ हाइफा के अंदर जो गुलानी ब्रिगेड की बेस है वहां पर एक ड्रोन भेजा था और 116 जो इजरायली फौजी है उनकी कैजुअलिटीज हुई थी। जब वो खाना खाने के लिए एक रूम के अंदर जमा हुए तब ये ड्रोन आकर एक्सप्लोड हुआ। ये अब तक का इजराइल पर किए जाने वाला सबसे बड़ा हमला था और अभी जो हमला हुआ है ये उससे भी अगले लेवल का है, क्योंकि इसमें 4 बड़ी बेसिस को जो है वो निशाना बनाया गया और तमाम के अंदर ड्रोन्स जाकर घुसे हैं। 5 ड्रोन्स और हाईटेक जो मिसाइल हैं वो फायर किए गए और तमाम के तमाम उन बेसिस के अंदर जाकर पेनिट्रेट करके अपने टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है और बड़ी जो कैजुअलिटीज हैं उनकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखूंगा तो इतनी जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उसका अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा कि कितनी जिल्लत इस वक्त इजराइल को, टोटल डिफीट है इस वक्त इजराइल की। इजराइल ये जंग हार चुका है और इजराइल की तरफ से कौन सी जंग लड़ी जा रही है? सिविलियंस को हिट करने वाली। इजराइल जंग नहीं लड़ रहा है, इजराइल जंग हार चुका है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को हिट कर रहा है, ये उसकी जंग है। कभी एक शहर के ऊपर कभी दूसरे शहर के ऊपर, ये उसकी जंग है। जंग मिलिट्री के साथ लड़ी जाती है और मिलिट्री के साथ इजराइल नहीं लड़ पा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ इजराइल नहीं लड़ पा रहा है। उसका जो सारा फोकस है वो सिविलियंस के ऊपर है, क्योंकि वो जंग नेतन्याहू का आपको पता है जंग रोकना नहीं चाहता और प्रोग्रेस है कोई नहीं, तो वो वहां पर कर रहा है। एक्चुअली वो जंग हार चुका है और नॉर्मली अगर दुनिया में कोई और मुल्क होता तो सब ने प्रेशराइज करके उस मुल्क से जंग भी बंद करवाना थी और उसकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर वॉर क्राइम के मुकदमे भी चलने थे और उनको सजा भी होना थी अगर कोई दुनिया का और मुल्क होता। लेकिन ये इजराइल है तो मामला मुख्तलिफ है। वगरना अगर जंग की आप बात करें तो ये जंग तो हार ही जा चुके हैं। मैं दुनिया नहीं इजाजत देती है। अगर कोई और मुल्क होता और उसने ये सारा कुछ किया होता तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि इजराइल जंग हार चुका है, तो फिर दुनिया बाय फोर्स भी जंग रुकवा देती है कि जो तुमने करना था, जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, बस तुम हार गए हो तो अब ज्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दुनिया ऐसा करती है, लेकिन यहां पर वो नहीं हो रहा। इसलिए आपको लगता है कि अच्छा इजराइल आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इजराइल अपना तमाम अस्करी पावर लगाकर कुछ भी अचीव नहीं कर सका है। अच्छा, आवर फाइटर्स लॉन्च कंबाइंड अटैक today with a high quality missiles and squadron of drones on the En Shamir base east of Hadera। ये दरमियान में तिल अवीव और हाइफा के दरमियान का शहर है। The enemy is gathering in इलाकम base, वहां पर जैसे वो एक रूम को निशाना बनाया गया था जहां पर फौजी इकट्ठे हुए थे, इसी तरह ये इलाकम बेस के अंदर गैदरिंग को। एंड द शगेरा बेस नॉर्थ ऑफ अकर, हाइफा से जो पिछला शहर है अकर, यहां पर ये हिट हुआ है। Hezbollah announces complex operation involving advanced missiles and drones and landing direct hits। complex operation जिसमें drones और मिसाइल शामिल थे और डायरेक्टली जाकर लैंड किए हैं। A missile barrage was launched from Lebanon towards vicinity of Haifa and Akkar and meanwhile Tel Aviv के ऊपर एक अहम तरीन बेस है, उसको भी जब वो हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया। ये अकार, हदेरा, हाइफा और फिर इसके साथ जब वो तेल अवीव आ जाता है। अब जरा इजरायली मीडिया की जुबानी देखे कि हो क्या रहा था। 5 drones have been flying in the northern sky for more than 20 minutes। 5 ड्रोन्स फिरते रहे हैं 20 मिनट तक और सेटलर्स देख रहे हैं, इजरायली आर्मी भी देख रही है कि ड्रोन्स ऊपर घूम रहे हैं और मिलियंस ऑफ इजरायलीज शेल्टर्स के अंदर भाग गए कि अब ये ड्रोन कहां पर आकर टकराएंगे। यानी इजरायली एयर डिफेंस नहीं रोक पा रहा, इजरायली फिजाइया उनके पीछे गई है, नहीं रोक पा रही, ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। इतनी हजीमत आज तक इजराइल को नहीं उठाना पड़ी। जंग इन्होंने इंपोज की हुई है और ड्रोन्स उनके सरों के ऊपर घूम रहे हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी और शिकस्त क्या हो सकती है। द आर्मी इज ट्राइंग टू ट्रैक अ नंबर ऑफ ड्रोन्स दैट इनफिल्ट्रेटेड फ्रॉम लेबनान। इजरायली आर्मी कोशिश कर रही है ट्रैक करने की, डिटेक्ट करने की। एक और मैं आपको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बताऊं, जो एयर डिफेंस इनका फेल हुआ है ना, उसमें जो टेक्निकल चीज है उसमें यह नहीं है
कि उधर से कोई ड्रोन या मिसाइल आ रहा है तो इनका जो एंटी मिसाइल फायर होता है वो अपने टारगेट को मिस कर देता है। ऐसा नहीं है, ये फेलियर नहीं है, इनका एयर डिफेंस उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ये इजराइल को पहली बार सामना करना पड़ा है। और ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना कि यमन के ड्रोन, हिजबुल्लाह के ड्रोन, हमास के मिसाइल ये डिटेक्ट नहीं होंगे। यानी वो आते हैं चुप करके और जाकर टकरा जाते हैं। उनका एयर डिफेंस ना सायरन्स बजते हैं ना वो एक्टिवेट होता है। एक होता है ना कि एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ है, उसने मिसाइल फायर किए हैं लेकिन वो जाकर टकरा नहीं सके, वो नहीं हो रहा, डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अब जैसे ये ड्रोन घूम रहा है तो एयर डिफेंस को पता ही नहीं है कि ड्रोन घुसे हुए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग वाली बात है। इसलिए नेतन्याहू भी कहीं बाहर जाने का रिस्क नहीं ले रहा कि एयर डिफेंस अगर सायरन्स बजेंगे तो वो शेल्टर के अंदर चला जाएगा, लेकिन एयर डिफेंस को तो पता ही नहीं चल रहा। ये ऐसे ही है कि कोई जंगी त्यारे आए लेबनान में और कहीं भी बम गिराकर चले जाएं तो क्या आप करेंगे। तो यहां भी बेसिकली यही है कि वो कब कहां पर कोई ड्रोन और प्रोजेक्टाइल आकर टकरा जाए, ना एयर फोर्स रोक पा रही है ना एयर डिफेंस रोक पा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन एक्सप्लोजन्स इन एकर। अब इजरायली मीडिया की जुबानी एक एक की कंफर्मेशन सुनते जाइए। ये रीढ़ की हड्डी वाली बेसिस हिजबुल्लाह ने बताया हमने इसको हिट किया, इसको हिट किया, इसको हिट किया। अब इजरायली मीडिया की जुबानी सुनिए कि क्या वो हिट हुए हैं। एकार को वो कंफर्म कर रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन एक्सप्लोजन एट द शरागा बेस, इसको वो कंफर्म कर रहे हैं। ड्रोन एक्सप्लोजन इन शरागा कैंप, द मेन बेस ऑफ द गुलानी ब्रिगेड, मेन बेस ऑफ द गुलानी ब्रिगेड। एक वो हाइफा के साउथ में और एक ये आम तरीन बेस है गुलानी ब्रिगेड की, इसको हिट किया गया है। गुलानी ब्रिगेड को ना एक सिंबॉलिकली भी उसके ऊपर रखा हुआ है निशाने के ऊपर, क्योंकि ये सबसे जालिम और सबसे उनकी बड़ी ब्रिगेड है जिसने हर जंग के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। तो इसको वो सिंबॉलिकली भी निशाना बना रहे हैं कि यानी उस मतलब उनका जो सबसे बड़ा पहलवान है उसको वो हिट कर रहे हैं। ह्यूज एक्सप्लोजन्स इन हदेरा, इजरायली मीडिया हदेरा के अंदर जो बेस हिट हुई है वो कह रहे हैं बहुत बड़े धमाके हुए हैं। पुलिस रिसीव्ड कॉल अबाउट द डैमेज इन द हदेरा एरिया आफ्टर सायरन साउंडेड। पुलिस को कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि यहां पर धमाका हुआ है और डैमेज रिपोर्ट हो रहा है, यानी तबाही बर्बादी हुई है, आकर चेक करें क्या कैजुअलिटीज हुई है, क्या मामला हुआ है। डायरेक्ट हिट ऑन बिल्डिंग्स इन द सिटी ऑफ हदेरा, डायरेक्ट। अब इसमें 5 ड्रोन्स आए हैं और बहुत सारे हाईटेक मिसाइल आए हैं, 5 ड्रोन्स और हाईटेक मिसाइल्स। ड्रोन एक्सप्लोजन एट इलाकम बेस साउथ ऑफ हाइफा बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। बेस के अंदर धमाका हुआ है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किस लेवल का नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। अगली वीडियो तक ये सारा मजीद पता चल जाएगा। लेकिन तमाम के तमाम टारगेट्स एक्यूरेटली हिट हुई हैं, यानी 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो मिलिट्री में मैटर करती है, और जब एक मुल्क और एक नॉन स्टेट एक्टर लड़ रहा होता है तो किसी एक कंट्री खासकर जैसे इजराइल है तो इसको सबसे बड़ा एडवांटेज अपनी प्रिसीजन और अपनी एक्यूरेसी का है। उनके मिसाइल और रॉकेट्स अगर उनके पास आ भी गए हैं तो उनकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं होगी, इसलिए वो कोई वाइटल टारगेट को हिट नहीं कर सकेंगे। वो मिसाइल चलाएंगे वह कहीं जाकर गिर जाएंगे, लेकिन किसी वाइटल टारगेट को मतलब जिसको हिट करके आप अगले दुश्मन की आप कहते हैं कि पूरी तरह से उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं या उसका जरा दबरदूस कर देते हैं, वो वाइटल टारगेट हिट नहीं हो सकते। मिसाल असलहा डिपोज हैं, बेसेस हैं, कमांड सेंटर्स हैं, ये होता है ना जो आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो आप नहीं हिट कर सकते। तो यहां पर मतलब हिजबुल्लाह ने आज जो सबसे बड़ा मुजाहरा किया है, 4 बड़ी बेसेस को इतने प्रिसीजन के साथ निशाना बनाकर एक साथ। देखें गुलानी के ऊपर जो उन्होंने फायर किया था पहले, वो उन्होंने सिर्फ एक बेस को निशाने के ऊपर लिया था। इस ऑपरेशन की नौयत को समझिए कि एक साथ उन्होंने 4 बेसेस को निशाने पर लिया है और चारों के अंदर वो जाकर टकरा गए। 100% एक्यूरेसी किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इसने इजराइल को दबरदूस और मलिया वेट करके रख दिया है, उनकी अस्करी पावर को समय लेके मजूर करके रख दिया पूरी तरह से। ड्यूरिंग द लास्ट आवर द मेजॉरिटी ऑफ इजरायलीज इन द टाउन वर इन शेल्टर्स ड्यू टू द 5 ड्रोन लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ड्रोन्स लॉन्च्ड सेंट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज इनटू शेल्टर्स। तो ये स्पेसिफिक जो टारगेट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमले हुए, यानी ये खास टारगेट्स है। और उसके अलावा सायरन साउंड इन नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द वेस्टर्न गलीली। टारगेट गैदरिंग ऑफ द मोर देन 12 इजरायली ट्रूप्स बिटवीन द टाउन ऑफ किफार एंड दीरा। 12 एक फौजियों की गैदरिंग थी, उसको कामयाबी के साथ निशाना बनाया। हिजबुल्लाह हमास कैपेबिलिटीज टैक्टिक्स डोमिनेटिंग वॉर। इजरायली मीडिया के हिजबुल्लाह और हमास डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो बात की है ना वो बिला वजह नहीं की कि इजराइल जंग हार चुका है। ये जो जारी है ये जंग नहीं है, ना दुनिया इस तरह इजाजत देती है। जंग लड़ी जाती है स्पेसिफिक गोल्स के साथ। आमने सामने फौजें हुई, 10 दिन का टाइम हुआ, 15 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, 1 माह का हुआ,
ज्यादा से ज्यादा 2 माह का हुआ, पता चल गया सबको कौन जीता कौन हारा, बस इतना ही होता है। दुनिया इससे ज्यादा उसको फैलने नहीं देती, इतना अलाउ नहीं करने देती। लेकिन यहां पर तो कुछ और है, इजराइल के कोई मिलिट्री गोल अचीव नहीं हुए और पीछे से मिलिट्री एड उनको आ रही है, बम गोला बारूद आ रहे हैं और वो जाकर शहरों के ऊपर गिर रहे हैं। दुनिया में मुझे बताइए, अमेरिका भी किसी मुल्क को ना इस तरह सपोर्ट करता है ना कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही का मामला है। इसलिए आप देखें, वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास डोमिनेट कर रही है। और भाई 13 महीने के बाद अगर हिजबुल्लाह और हमास डोमिनेट कर रही है तो 6 साल के बाद अगर इजराइल मिसाल के तौर पर जंग चले और 6 साल के बाद इजराइल हमास को भी खत्म करके हिजबुल्लाह को खत्म कर दे तो कहेंगे कि जंग जीती हुई है ना। 6 साल तक ये जंग इसी स्केल के ऊपर जारी रह सकती है, दरमियान में फिर एक वर्ल्ड वॉर भी आने वाली है। तो ये हर लिहाज से हमास हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस की फतह हो चुकी है। वो इजराइल को उसकी हैसियत याद दिला चुके हैं, इस कब्जे को चैलेंज कर चुके हैं। जो आगे बेसिकली अगर ये जारी है कॉन्फ्लिक्ट अभी तक, तो ये समझ लें कि वो कब्जा उखड़ रहा है और ये मुकम्मल उखड़ कर ही ये मामला खत्म होगा। इससे पहले फिर ये उस तरह अगर इजराइल नहीं रुक रहा तो फिर मुकम्मल कब्जे के साथ ही फिर ये खत्म होगा। तो इजराइल मीडिया कह रहा है हिजबुल्लाह और हमास डोमिनेट कर रहे हैं। आई हैव बीन आउट ऑफ माय होम फॉर अ ईयर एंड अ मंथ एंड दिस इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ द मार्गलियोट कह रहा है, हेड ऑफ द मार्गलियोट वो कह रहा है 13 महीनों से मैं घर से बाहर हूं और ये इस बात का सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट फेल हुई है। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स फॉर मोर देन अ ईयर। ये हमारी हकीकत है। हिजबुल्लाह मेंटेन इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज एंड लॉन्चेस डेंस एंड वाइड बैराजेस एवरी डे ऑन डिस्टेंट एरियाज। रोजाना वो मिसाइल जो है वो फायर करते चले। अब हिजबुल्लाह ने इतनी जंग फैला दी है कि उनके हमले ही कैलकुलेट करना, उनके हमलों को ही रिपोर्ट करना, मतलब यही बहुत मुश्किल हो गया है। जिस स्केल के ऊपर वो अपनी जंग को लेके हैं, जिस स्केल के ऊपर जमीनी जंग वो अलग से लड़ रहे हैं, बॉर्डर के साथ अलग से लड़ रहे हैं, डीप इनसाइड अलग से लड़ रहे हैं, जो वाइटल टारगेट्स हैं उनको अलग से निशाना बना रहे हैं, इंटेलिजेंस मिशंस अलग से वो भेज रहे हैं, साइबर अटैक्स वो अलग से कर रहे हैं। तो इतने महाजों के ऊपर हिजबुल्लाह घुस गई है और इतनी एक्सपैंड कर दिया उसने जंग कि हिजबुल्लाह है हर तरफ, उन्हीं के हमले जना हर तरफ गूंज रहे हैं। हिजबुल्लाह डज नॉट नीड मैनी मिसाइल्स to force a large number of residents into shelters। ये शिकस्त है इजरायली मीडिया। वो कह रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह को अगर मिसाल के तौर पे उसकी कैपेबिलिटी को तबाह भी कर दें और आप कहते हैं कि आपने सेटलर्स को वापस लाना है, आप कैसे लाएंगे? उनको बस 2 मिसाइल फायर करने हैं। अगर आप हिजबुल्लाह को बिलफर्ज कमजोर करने में कामयाब हो भी जाते हैं, उसको तबाह करने में कामयाब हो भी जाते हैं, फिर भी हिजबुल्लाह में तो ये सलाहियत रहेगी कि वो 2, 4, 5, 10 मिसाइल फायर करती रहे। तो उनको बस इतने ही चाहिए, मतलब सिक्योरिटी तो फिर ना हुई कि इजराइल के ऊपर मिसाइल तो फिर कभी भी आना बंद नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम कभी भी फाते नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा गोल तो सेटलर्स को वापस लाना है, जो कि वाकईतन है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। और ये उस सिनेरियो में वो मतलब ये तो वो एज्यूम कर रहे हैं ना कि अगर हिजबुल्लाह तबाह हो जाए उसके बाद भी उसकी ये सलाहियत होगी। अभी तो वो तबाह हुई नहीं है और ना होती हुई नजर आ रही है। ये तो वो वर्स्ट सिनेरियो और अपने लिए बेस्ट सिनेरियो एज्यूम करने के बाद भी कह रहे हैं कि हम फिर भी नहीं जी सकेंगे। अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी लेवल्स इन इजराइल। अब जो एक चीज हो रही है ना, और इसके नतीजे आपको जल्द नजर आएंगे, जो फोर्स करेंगे इजराइल को सरेंडर के ऊपर। देखिए, अंदर की डिवीजन बढ़ रही है, कैजुअलिटीज जब बढ़ रही हैं तो सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सबके पांव तले से। ओ भाई, अगर इजराइल खत्म होता है, सोचिए जरा, उनकी तरफ से सोचिए, वो गए हैं ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इजराइल खत्म हो रहा है। जरा अगर जब उनके ज़हन में यह बात जाती है कि अच्छा वाकई इजराइल खत्म हो सकता है, मतलब वो अपनी हार तो देख रहे हैं ना, कैजुअलिटीज ने उनको ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया, उनके हाथ पांव इस वक्त फूल चुके हैं, वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। तो जब भी वो ये एज्यूम करते हैं कि अच्छा इजराइल खत्म हो सकता है, तो फिर वो देखते हैं कि फिर बनेगा क्या, हम कहां जाएंगे, क्या होगा। ये छोटी चीज नहीं है, मतलब वो बैठे हैं, उनका कब्जा है, उनकी जमीनें हैं, उनकी जायदादें हैं, उनके एसेट्स हैं, उनकी इतनी बड़ी अस्करी पार, दुनिया के ऊपर उनका कब्जा। अगर उनको यहां से जाना पड़ा तो ये कोई छोटा इवेंट हमारी हिस्ट्री का तो होने वाला नहीं है। तो कैजुअलिटीज के बढ़ने ने उनको थ्रेटन कर दिया है कि ना सिर्फ हम जंग हारेंगे बल्कि हमें फिर यहां से जाना भी पड़ेगा। तो कोई हमें बचा नहीं सकता है, कोई उनको नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए ये नॉर्मल नहीं रहा है। अब कैजुअलिटीज बढ़ने के साथ एक चीज वहां पर स्टैब्लिश हुई है कि हां हम खत्म हो सकते हैं। ये जो है ना, फ्यूचर के हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से जो पैनिक है वो बढ़ रहा है। और ये सिर्फ आप अगर उनके एंगल से थोड़ा सा सोचेंगे तो थोड़ा सा आप महसूस कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर वो हार भी जाते हैं तो वो वहां से जाते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वो निकल जाते हैं और पूरी दुनिया में वो पता नहीं कहां जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लोग तो फिर भी वहीं रहते हैं,
नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई ऑक्यूपायर आ जाएगा, लोग तो फिर भी वहीं रहते। यहां पर वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब उनके कैजुअलिटीज बढ़ी हैं, तो इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि ये कौन सी जंग है जो तुम लड़ रहे हो। पहले तो सारे वो इकट्ठे थे ना कि हिजबुल्लाह को भी खत्म करो, हमास को भी खत्म करो, पूरे रीजनल कंट्रीज भी उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन ना फिर वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इन सब ने मिलकर सोचा कि इस पैलेस्टीनियन कॉज को ही खत्म करो, लेकिन वो इनके सारे मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, अब जरा जो नईम कासिम ने जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने स्पीच की है, वो स्पीच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद ये उनकी पहली स्पीच है, और जरा उनके अल्फाज सुनिए। फाइनल विक्ट्री विल बी आवर्स, डिक्लेयर न्यू हिजबुल्लाह लीडर्स। पहली जो तकरीर की उन्होंने कहा फतह हमारी होगी। फाइनल विक्ट्री विल बी आवर्स, ही सेड इन अ नियरली आवर लॉन्ग प्री रिकॉर्डेड वीडियो। 1 घंटे की स्पीच थी, सबसे लंबी तरीन स्पीच उन्होंने की है। हेल्पिंग गाजा इज आवर ड्यूटी एंड विल डिफेंड इट टू द काउंटर द इजरायली थ्रेट फॉर द इंटायर रीजन। गजा के साथ खड़ा होना हमारी ड्यूटी है, और हम पूरे रीजन की जंग यहां पर लड़ रहे हैं। पूरे रीजन को इस ताकत से हम बचा रहे हैं। जरा ये वाली एक एक लाइन उनकी सुनने वाली है, और मैं कहता हूं हमलों से भी बड़ी उनकी लाइनें हैं जो उन्होंने कही हैं। इतना जिगरा किसी में नहीं होता कि आपके ऊपर नेटो हमलावर हो जाए और उसके बाद जनाब आप फिर भी उनको कन्फ्रंट कर रहे हो, उनको हरा रहे हो। किसी के बस में ये बात नहीं है। कांप जाती है दुनिया जब नेटो और इजराइल किसी मुल्क के ऊपर हमलावर होते हैं, कांप जाती है दुनिया। लेकिन ये हिजबुल्लाह है, उनके जरा आप अल्फाज चेक करें, उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, उनकी कुर्बानियां। Israel is underestimating the new generation of Hezbollah leaders. Our commanders are experts and have experience on the fronts in the Middle East. इन्होंने हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया। मैंने कहा ना कि 20-20, 30-30 साल के लड़के, उनके हाथ में कमांड है और वो लड़ रहे हैं इसराइल के साथ ये तारीखी जंग। तो वो कह रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन उन्होंने मिलियंस ऑफ इजरायलीज गो इनटू बॉम्ब शेल्टर्स ईच डे। मुझे बताइए किस इस्लामी मुल्क के अंदर यह जुर्रत है कि रोजाना मिलियंस ऑफ इजरायली छोड़ें, सैकड़ों इजरायलियों को भी शेल्टर में भेजकर दिखाए। मुझे बताइए किस इस्लामी मुल्क के अंदर यह जुर्रत है। एक बयान तक ये दे नहीं सकते, एक अपना वजीर खारजा ये रफा बॉर्डर पर नहीं भेज सकते, एक सीज फायर तक ये नहीं करवा सके। शुमाली गजा का मुहासरा इस वक्त भी जारी है, वो नहीं खुलवा सकते, ये पानी का एक कतरा नहीं भेज सकते। इन्होंने क्या करना है? तो ये हिजबुल्लाह बहुत आगे की, यमन और हिजबुल्लाह इन्होंने जो काम किया आपकी समझ से भी ये आगे है कि इन्होंने किया क्या है। 57 इस्लामी मुल्कों का काम 2 तंजीमों ने किया है। इसलिए हमारी समझ में ये आने वाला नहीं है कि उनको, आप देखिए कितने थ्रेट्स आते होंगे उनको। अमेरिका उनको आकर क्या धमकियां लगाता होगा, बरतानिया और यूरोप आकर क्या धमकियां लगाते होंगे, नेटो क्या आकर तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कुछ नहीं सहा होगा उन्होंने, कितनी कुर्बानियां नहीं दी हैं उन्होंने, उसके बाद वो ये कर रहे हैं। तो ये हमारी समझ से ऊपर वाली बात है। दुनिया हिल गई है कि अच्छा ये भी हो सकता था। गो आउट ऑफ आवर लैंड्स टू कट योर मिलिट्री लॉसेस, इफ यू स्टे यू विल पे। अगर तुम अपने मिलिट्री लॉसेस बचाना चाहते हो तो हमारी जमीन को छोड़कर चले जाओ। अगर तुम यहां पर रहोगे तो फिर यही होगा। एज वी वर विक्टोरियस इन 2006 वी विल बी विक्टोरियस नाउ। 2006 में जैसे हम फाते थे आज भी फाते होंगे। वी आर रेडी टू फाइट अ वेरी लॉन्ग एंड हार्ड वॉर। हम तैयार हैं एक लंबी और हार्ड वॉर लड़ने के लिए। टाइम इज ऑन आवर साइड, वक्त हमारे साथ खड़ा है। द एनिमी इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट रिट्रीटिंग फ्रॉम लेबनान। दुश्मन पहले से ही यहां से भाग जाने की जो डिस्कशन है वो शुरू कर चुका है। द रेजिस्टेंस फाइटर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स आर प्लेंटीफुल इन फेथ एंड करेज। दे आर पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन एंड नो वन कैन डेयर एडवांस इन देयर फेथ। हमारे जो फाइटर जो एडवांस लाइन्स के ऊपर खड़े हैं, जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर खड़े हैं, जो बराह रास्त इजराइल का सामना कर रहे हैं, उनका जो करेज, उनका जो फेथ है वो बहुत ऊपर, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर वो कन्फ्रंट कर रहे हैं। और जब तक वो खड़े हैं किसी की मजाल नहीं है कि वो आगे एडवांस कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, अब जरा सोचें जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के फाइटर जो इजराइल के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, मतलब किसी भी सेकंड किसी की भी जान जा सकती है। क्या कहकर अपनी फैमिलीज को आए होंगे। ठीक है, और ये एक एग्रेशन है जो उन पर मुसल्लत किया गया है, एक जंग है जो उन पर मुसल्लत की गई है। लेबनान ने तो आवाज उठाई सीज फायर के लिए, वो तो ये जंग नहीं चाहते थे, वो तो सीज फायर चाहते थे। और उल्टा दुनिया ने उनको क्या दिया, उनके ऊपर मतलब इजराइल को ग्रीन लाइट दी कि हमलावर हो जाओ लेबनान के ऊपर। और सारी इस्लामी दुनिया खामोशी के साथ सोई हुई है। लेबनान के शहरों के ऊपर बमबारी हो रही है। मुझे बताइए कौन रोक रहा है इजराइल को लेबनान के ऊपर कब्जा करने से? कौन रोक रहा है उनको ग्रेटर इजराइल बनाने से? कौन उनके शैतानी ख्वाबों को चकनाचूर कर रहा है?
आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं या कोई तुर्की कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है, उनकी फौजें लड़ रही हैं वहां पर। किसकी फौजें लड़ रही हैं? हिजबुल्लाह लड़ रही है। उसने ये सब इनकी कैलकुलेशन जो वो उड़ा कर रख दी है। तो सोचिए, जो फ्रंट लाइन के ऊपर इस वक्त खड़े हैं और इस मीनिंगलेस वॉर, जो कि वॉर नहीं एक एग्रेशन है, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल एंड कंपैटिबल विद लॉन्ग टर्म वॉर। हमारी सलाहियतें लॉन्ग टर्म वॉर के लिए। अब ये वाली लाइन देखिए, वी आर फेसिंग ऑफ अ मेजर रीजनल प्रोजेक्ट। रीजनल प्रोजेक्ट का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है कि इनका मकसद पूरे रीजन के ऊपर कब्जा करना है। दिस इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट लेबनान एंड गाजा। ये सिर्फ लेबनान और गाजा की वॉर नहीं है, इट्स अ ग्लोबल वॉर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ग्लोबल वॉर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। और ये पूरा रीजनल प्रोजेक्ट है जो यहां पर लागू करने की, जिसको अब्राहम अलायंस का नाम दिया जाता है, न्यू मिडिल ईस्ट का नाम दिया जाता है। तो ये होने वाला नहीं है। ये उनके इस वक्त के अल्फाज थे, ठीक है। अभी गजा से नई इजरायली कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स आ रही है, गजा से, जो किस हालत में आपके सामने है, न खाना, न पानी, न मेडिसिन, न कुछ। उस गजा से इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।